हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जितने भी आईटीआई के कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन मतलब कि हो चुका है, जिनको उनका संस्थान मिल चुका है, ठीक है, जिनको इंस्टीट्यूशन मिल चुका है और वहाँ एडमिशन लेना बाकी रह गया उनको, तो मैं पहले के वीडियोज़ में जो है टाइम टेबल आपको दिखा चुका हूँ कि कितने से कितने तारीख तक एडमिशन होना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर से आप देख लीजिएगा पूरा टाइम टेबल और शेड्यूल किस तरह का है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी का जो है मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है, ठीक है, आज ही मेरिट लिस्ट जारी हुई है और सभी लोग आई होप कि सभी कैंडिडेट जो है अपना मेरिट लिस्ट, अपना रिज़ल्ट देख चुके होंगे कि उनको कौन सी जो अलॉट हुई है, कौन सी संस्थान अलॉट हुई है और उनको जो है वहाँ एडमिशन लेना है। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सभी जानकारियाँ देखते हैं कि उनको कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर के जाने हैं एडमिशन कराने। बहुत सारे कैंडिडेट की ये जो है मैसेजेस आए हुए थे, कमेंट आए हुए थे कि उनको कौन कौन से प्रमाण पत्र लेकर के जाने हैं एडमिशन के लिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे कि उनकी फ़ीस क्या लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उसकी फ़ीस के बारे में भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी हो जाती है तो आप लोग इसको पूरा ध्यान से अच्छे से देखिएगा और समझिएगा सभी प्रमाण पत्रों के बारे में, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और कितना फ़ीस आपको जमा करना है, सभी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोज़ रेगुलर अपलोड होते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और अपने सारे दोस्तों के साथ इसको शेयर एक बार ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और वीडियो देखते हैं कि क्या कुछ आपके काम की चीज़ इस वीडियो में है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रवेश के लिए निर्धारित आयु सीमा। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्यवसाय ड्राइवर कम मैकेनिक में प्रवेश के लिए आवेदक का न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2021 को 18 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ड्राइवर ये जो है ना, व्यवसाय कम मैकेनिक के लिए, ड्राइवर कम मैकेनिक के लिए 18 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त को, और बाकी चीज़ों के लिए 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। बाकी जितने भी व्यवसाय हैं उनके लिए 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, और आगे देखते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या क्या बातें कही गई है। तो यहाँ पर कुछ बातें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके लिए बताई गई हैं, जैसे कि प्रवेश के समय साथ में लगाए जाने वाले प्रमाण पत्रों की जानकारी। अब चूँकि आपको इंस्टीट्यूट तो अलॉट हो चुका है, कौन सी आईटीआई आपको मिलेगी ये अलॉट हो चुका है, आप अपना रिज़ल्ट देख चुके होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमाण पत्रों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला दिया गया कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा पुराना 11वीं बोर्ड या हाई स्कूल के अंतर्गत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची, ठीक है। तो आपको क्या है कि अगर आप 10th पास हैं और आपको 10th पास के बाद आईटीआई कर रहे हैं तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, 10th आपको पास होना चाहिए। इसके बाद उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 10+2 के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा की अंकसूची, अगर आप 12th पास करके जा रहे हैं तो आपको 10th की भी लगेगी, 12th की भी लगेगी, ये ध्यान दीजिएगा। साथ में आप लोग 11th की भी रख लीजिएगा, अगर आप 12th पास हैं तो 11th की भी रख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों 3rd नंबर में आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जिसमें प्रारूप 1 तथा प्रारूप 2 दोनों सम्मिलित हो। तो ये जो है स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग से अगर आप लोगों ने भरा हुआ है तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों 4th नंबर में देखिए कि निःशक्त जन, मूक बधिर सहित आवेदकों को तत्संबंधी। अब दोस्तों इसमें कुछ प्रमाण पत्र सभी के काम के नहीं हैं, लेकिन जिनके काम के लिए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, हो सकता है इसमें से कोई चीज़ आपके काम की चीज़ हो। तो यहाँ पर निःशक्त जन यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है ना, ठीक है, जो विकलांगता प्रमाण पत्र होता है उसके लिए है कि निःशक्त जन, मूक बधिर सहित आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण पत्र पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा बना होना चाहिए, प्रारूप 7 में ये होना चाहिए। ये निःशक्त जन, मूक बधिर जो है प्रमाण पत्र के बारे में कहा गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनके पुत्र पुत्रियों, पौत्र पौत्री, नाती नातिन से संबंधित प्रमाण पत्र जिलाध्यक्ष द्वारा
प्रदाय किया हुआ हो। अगर उनके दादा या फिर नाना पिता ये जो है अगर स्वतंत्रता सेनानी रहे हों तो उनके लिए भी प्रमाण पत्र का प्रावधान है जो कि प्रारूप 4 में है, ये बनवा लें वो। इसके अलावा है भूतपूर्व सैनिक अथवा उस पर आश्रित पुत्र पुत्री विधवा के प्रकरण में जिला सैनिक बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रारूप 3 होगा, ये बनवा लें। उसके अलावा संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभागीय अधिकारी कर्मचारी के पुत्र पुत्री होने का प्रमाण पत्र कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी किया हुआ हो, ये प्रारूप 8 का होगा। यानी कि संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण के अधीनस्थ विभाग में अगर कोई कर्मचारी हो उसके पुत्र पुत्रियों के लिए ये प्रारूप 8 बनेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पंजीकृत अनाथ आश्रम, ये अनाथों के लिए, ठीक है, अनाथ आश्रम का प्रमाण पत्र जिलाध्यक्ष कार्यालय द्वारा जारी किया गया हो। उसके बाद न्यूनतम आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपका जन्म प्रमाण पत्र अथवा 10वीं की अंक सूची प्रस्तुत करनी होगी। तो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए या तो जन्म प्रमाण पत्र या फिर 10वीं की अंक सूची वहाँ पर मान्य होगी। इसके बाद दोस्तों आधार प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार, ठीक है, आपका जो आईडी है आधार आईडी उसका प्रमाण पत्र, मतलब कि वही जो आईडी है आपकी आधार कार्ड उसकी छाया प्रति, ठीक है। गरीबी रेखा के अंतर्गत हो तो राशन कार्ड की छाया प्रति, अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं तो राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी। इसके अलावा यदि अभ्यर्थी प्रवेश उपरांत छात्रवृत्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो तो अभिभावक पालक का आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अब दोस्तों अगर उसको छात्रवृत्ति मिलती हो, छात्रवृत्ति वाले कैटेगरी में अगर हो है तो आय प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ये कहा गया है। तो आई होप कि आप लोगों ने आय प्रमाण पत्र बना करके रखा होगा क्योंकि एडमिशन के टाइम आपको ये लगेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रवेश के समय आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में बाद में छात्रवृत्ति के लिए प्रशिक्षार्थी का नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने एडमिशन के टाइम प्रमाण पत्र नहीं दिया तो छात्रवृत्ति के लिए आपका विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको छात्रवृत्ति नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है, टिप दिया गया है, ठीक है। टिप में क्या कहा गया है कि नीचे दिए गए प्रमाण पत्रों में से आवेदक को उन्हीं प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा जो प्रवेश के लिए निर्धारित अर्हता के अनुसार आवश्यक है। यानी कि जो आप लोगों ने पहले पढ़ लिए हैं तो आप समझ गए होंगे कि आपको क्या क्या जमा करना है। तो जो भी आपके लिए अनिवार्य है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लाना आवश्यक होगा। एवं आवेदक द्वारा आवेदन रजिस्ट्रेशन में दर्शाया गया है, आवेदक द्वारा जितनी भी चीज़ें रजिस्ट्रेशन में आप लोगों ने फिल की हुई है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं सभी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। आवेदक के किसी एक संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात किसी दूसरी संस्था में चयन होने पर तभी प्रवेश प्राप्त कर सकेगा जब वह पहली संस्था में अपना प्रवेश निरस्त करा ले। मान लीजिए कि वो किसी संस्था में एडमिशन ले लेता है, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है लेकिन दूसरी संस्था में उसका चयन हो जाता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले पहली संस्था में अपना प्रवेश निरस्त कराएगा, रिजेक्ट कराएगा, उसके बाद ही वो दूसरी संस्था में एडमिशन ले सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक संस्था में वो एडमिशन करा चुका है उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट की मदद से, ठीक है, जो टीसी वगैरह है उसकी सेकंड कॉपी निकलवा करके कई लोग दूसरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं तो ऐसा फर्जी माना जाएगा। पहली जगह से निरस्त कराएंगे तभी दूसरी जगह एडमिशन होगा। फिर संस्था में प्रवेश हेतु उपस्थित होने के लिए आवेदक आवश्यक निर्देश, तो मास्क लगा कर जाना है आपको, ठीक है। उसके अलावा टिफ़िन की व्यवस्था, पानी बोतल टिफ़िन खुद से लेकर जाना है, डिस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो ये कुछ जानकारियाँ दी हुई हैं, ठीक है। अब ये सब जो है प्रवेश में आरक्षण वगैरह के बारे में दिया हुआ है। तो आपका चूँकि एडमिशन होने मतलब कि आपका नाम आ चुका है इंस्टीट्यूट में तो ये सब का उतना कोई ख़ास मतलब नहीं है, ठीक है। तो आपके काम की चीज़ है फ़ीस, ठीक है। तो अभी मैं आपको आगे फ़ीस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इसको भी ध्यान से समझिएगा। प्रवेश के समय शुल्क दे शुल्क, प्रवेश के समय आपको क्या क्या शुल्क देना होगा उसके बारे में देख लीजिए। दोस्तों यहाँ कहा गया है कि प्रशिक्षण शुल्क केवल सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए, सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग, देख लीजिए यहाँ दिया गया है कि केवल सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए 6 माह एवं 1 वर्षीय व्यवसायों के लिए 1000 रुपये और 2 वर्षीय व्यवसायों के लिए 2000 रुपये। तो जो एक वर्ष का जो आपका होगा उसके लिए 1000 रुपये आपको जमा करना है और जो 2 वर्षीय है उसके लिए 2000 रुपये जमा करना है। प्रशिक्षार्थी सुविधा अनुसार प्रवेश के समय रुपये 1000 तथा दूसरे वर्ष के लिए आगामी वर्ष के अगस्त तक 1000 रुपये जमा कर सकते हैं। यानी कि ये जो 2000 है उसको किस्त के रूप में 1000 रुपये 2 बार करके जमा कर सकते हैं। ये किसके लिए है,
केवल सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुष आवेदकों के लिए है, ये जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनके लिए। उसके बाद है अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के बीपीएल आवेदकों को शिक्षण शुल्क में छूट दी गई है। ठीक है, उनको शिक्षण शुल्क में छूट दी गई है और सभी वर्गों की महिला आवेदकों को प्रशिक्षण शुल्क में छूट दी गई है दोस्तों, महिलाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के बीपीएल के आवेदकों को शुल्क में छूट दी गई है। ठीक है, तो ये होती है एक बात। अब एक चीज़ और इसमें टिप दिया गया है कि संस्था में प्रवेश लेने के पश्चात उसी संस्था में अन्य वांछित व्यवसाय में चयन होने पर प्रवेश हेतु पुनः प्रशिक्षण शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने प्रवेश ले लिया है लेकिन फिर दूसरे व्यवसाय में अगर आपका चयन होता है तो दोबारा फीस नहीं जमा करना पड़ेगा। अन्य किसी दूसरी संस्था में प्रवेश लेने पर प्रशिक्षण शुल्क का हस्तांतरण नहीं होगा, यानी अगर आप दूसरे संस्था में एडमिशन ले लेते हैं तो आपका फीस वापस नहीं किया जाएगा। ठीक है, कॉशन मनी देखिए क्या दिया गया है कि संस्था में प्रवेश के समय 50 रुपये सभी आवेदकों को देना होगा। 50 रुपये, जी हाँ 50 रुपये सभी को देना होगा। और ये क्यों देना होगा, यह राशि जो है यह राशि परीक्षा पूर्ण होने के बाद लौटाई जा सकेगी, परंतु प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थी जानबूझकर साज सामान को गुम करते हैं या टूट फूट करते हैं तो उसके लिए जिम्मेदार पाया जाता है। अगर उनको अथवा प्रशिक्षण को बीच में ही छोड़ देते हैं या निष्कासित किया जाता है उनको, तो यह राशि राजसात कर ली जाएगी, ये राशि वापस उनको नहीं लौटाई जाएगी। एक ही सत्र में दूसरे व्यवसाय में प्रवेश लेने पर पुनः कौशन मनी जमा करनी होगी तथा पहले जमा की गई कौशन मनी राजसात हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ ये कहा गया है कि जो 50 रुपये जमा ली जाएगी वो एग्ज़ाम के बाद लौटा दी जाएगी, परीक्षा पूर्ण होने के बाद दे दी जाएगी। लेकिन अब सच्चाई तो आपको पता ही है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो 50 रुपये आपको लौटा दी जाएगी, लेकिन अगर कोई टूट फूट आप जानबूझकर करते हैं तो आपका 50 रुपये नहीं लौटाया जाएगा। गुम हुए या टूट फूट सामग्री के मूल्य की पूर्ति यदि इस राशि से नहीं होती है तो शेष राशि अलग से वसूल की जाएगी। तो इस तरह की कुछ चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर आपको इसमें से और भी कोई भी डिटेल देखना है तो ये PDF, ध्यान रखिएगा, ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, अपलोड कर दूंगा। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करके पूरी तरह से बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल से। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्मार्ट CG अपडेट नाम से ही टेलीग्राम चैनल है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।